गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को। आज आपका एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। आइए चलिए देखिए, हर एक बच्चा देखेगा। इधर सबसे पहले 32 नंबर का सवाल देख लीजिए। 32 लगाइए। 32 मार्कर दे दीजिएगा बाबू। 32 नंबर का बच्चों सवाल लगाइए। आप लोग कल मैंने दिया था आपको 12 12 15 15 18 18 और 20 20 पंक्ति 20 20 सैनिकों की आपको पंक्ति बनानी है। तो मिनिमम एक संख्या चाहिए आपको, सैनिकों की मिनिमम संख्या चाहिए जिससे 12 12 15 15 18 18 और 20 20 की पंक्ति में उसको क्या कर सकें, खड़ा कर सकें। यहां पर सेना ठोस वर्ग के रूप में हो तो इसका कोई मतलब नहीं है, यहां संख्या ठोस वर्ग होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप 12 15 18 20 का निकालेंगे एलसीएम। 2 से कटाएंगे 6 15 9 10 हुआ। फिर 2 से कटाएंगे 3 15 9 और यहां पर 5 हुआ। फिर 3 से कटाएंगे 1 5 3 5। फिर आप 3 से कटाएंगे 1 5 1 5। फिर बेटा ये 5 से जाएगा 1 1 1 1। ऐसे तो गुणा करने पर संख्या 180 आ रही है, लेकिन संख्या को पूर्ण वर्ग लेना है। जो ग्रुप बनेगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, लेकिन संख्या आपकी पूर्ण वर्ग होगी। तो मिनिमम नंबर उठाना है जो पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या देखिए यहां पर इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो एक आप अपने आप से गुणा कर लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 तक आ रहा है एलसीएम। एक आप गुणे 5 और कर लीजिए तो पूरा रिजल्ट जो आ जाएगा वो 900 आ जाएगा। तो 900 आपका आंसर होगा। मतलब सैनिकों की ये एक ऐसी संख्या है जो छोटी से छोटी संख्या है। ये पूर्ण वर्ग भी है, ये संख्या पूर्ण वर्ग भी है। और इसके सहारे हम 12 12 12 सैनिकों की 12 सैनिकों की कई सारी पंक्तियां बना सकते हैं। 15 15 सैनिकों की कई सारी पंक्तियां बना सकते हैं। 18 18 सैनिकों की कई सारी पंक्तियां बना सकते हैं। और 20 20 सैनिकों की कई सारी पंक्तियां बना सकते हैं। यही हमसे पूछा भी गया है। सही है। अब आ जाइए इसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन है। 34 लगा दीजिएगा। 34 देख लीजिए। 3 खेत हैं जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 165 195 और 285 वर्ग मीटर है। इनमें बराबर बराबर माप की फूलों की क्यारियां बनाई गई हैं। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर हो तो अधिक से अधिक लंबाई क्या होगी? 34 में नोट लिख लीजिए। कल मैंने समझाया था क्यारी खेत से ही काटी जाएगी, खेत में ही बनेगी, लिख लीजिए में ही बनेगी। अतः क्यारी के क्षेत्रफल से खेतों का क्षेत्रफल पूर्णतः विभाजित होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, क्यारी खेत में ही बनेगी, अतः क्यारी के क्षेत्रफल से खेतों का क्षेत्रफल पूर्णतः विभाजित होगा। चूंकि क्यारी की अधिकतम लंबाई चाहिए, अधिकतम लंबाई चाहिए, इसलिए क्यारी का क्षेत्रफल अधिकतम लेना पड़ेगा। आप अपने खेत को आंखों के सामने ले आइए। क्यारी जो काटते हैं वो खेत से ही काटते हैं, तो खेत का क्षेत्रफल ही तो क्यारी में विभाजित होता है। तो अगर आप एक क्यारी के क्षेत्रफल से खेत के क्षेत्रफल को भाग दें
तो क्षेत्रफल पूरा पूरा कटेगा कि नहीं? निश्चित रूप से कटेगा, क्योंकि खेत से ही आपने क्यारी काटा है। तो निश्चित रूप से जो खेत का क्षेत्रफल है एक क्यारी के क्षेत्रफल से पूर्णतः विभाजित होगा। और चूंकि क्यारी की लंबाई अधिकतम चाहिए, इसलिए क्यारी का क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए। तो क्यारी का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो गया? क्यारी का अधिकतम क्षेत्रफल, अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए? सीधे सीधे खेतों का एचसीएफ 165, 195 और 285 का एचसीएफ कितना आएगा? 15 मीटर स्क्वायर। 15 मीटर स्क्वायर आ गया क्यारी का अधिकतम क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि क्यारी आयताकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होगा। हिंदी में लिख देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो लंबाई क्या हो जाएगी? निकालनी है। चौड़ाई क्या है? 3 बराबर क्षेत्रफल कितना? 15। तो लंबाई कितनी आ गई? 5 मीटर। लंबाई आ गई आपकी 5 मीटर। हर एक बच्चा ध्यान देगा, लंबाई आ गई आपकी 5 मीटर। सभी बच्चे ध्यान दें। इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन लगाएंगे बड़े आराम से। हो गया 34 हो गया। अब इधर से 48 तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछना होगा आपको। 48 तक में कोई क्वेश्चन पूछना है, 33 से 48 तो पूछ लीजिए आप लोग। 33 से 48 अशफाक सर देखिएगा, कोई सवाल बच्चों का है तो बच्चे पूछ लें। 33 से 48 तक कोई भी सवाल हो पूछ लीजिए। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है। ये क्यारी वाला समझ में आ गया है ना? क्यारी खेत से ही कटेगा तो निश्चित रूप से क्यारी के क्षेत्रफल से खेतों का क्षेत्रफल विभाजित होगा। तो आपको एक क्यारी का ऐसा क्षेत्रफल चाहिए जो खेतों के क्षेत्रफल को काटे। और चूंकि क्यारी की लंबाई अधिकतम चाहिए, इसलिए क्यारी का क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए। समझिएगा बात को। 40, 45 और 46 पूछ रहे हैं अनुपम, अंकुर तिवारी। 40, 45 और 46। देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त का 15 गुना है। उसके महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक का योग 480 है। और यदि एक संख्या 50 हो तो दूसरी संख्या। सीधे आप लौसा मासा निकाल लेंगे अंकुर, सीधे आप लौसा मासा निकाल लेंगे। हर एक बच्चा ध्यान देगा, सीधे लौसा मासा निकाल लीजिए। 40 नंबर के क्वेश्चन में आइए, आप सीधे निकालेंगे। बोला गया है मासा अगर x है, एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 गुना है, यानी कि 15x इनका योग 15x प्लस x बराबर 480 के। तो 16x बराबर 480, तो x बराबर 30 आ गया। सही है। तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 15 × 45, 450। एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्लियर हो गया। तो आप जानते हैं लौसा गुणे मौसा बराबर, लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या ये x हो गई। यही तो प्रोसेस होता है। 50 से ये 0 से 0 कट गया, 5 9 45, तो x बराबर आ गया 270। ये आपका आंसर है। अंकुर ध्यान दिए होते तो लग जाता ये सवाल। 40 नंबर का आपके द्वारा अंकुर पूछा गया है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ध्यान दे दीजिएगा। 40, फिर उसके बाद क्या पूछा गया है? 45 46। आइए, 35 नंबर रामानंद मौर्य द्वारा नहीं बताया जाएगा। 35 नहीं बताएंगे, सीएल में पढ़ा चुके हैं। सीएल में 35 करवाया जा चुका है। आप सीएल को अच्छे से उठा के दोहराइए। क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भाषा थोड़ी अलग है लेकिन सवाल यही है, पुराना सीएल वाला। 13 का वह सबसे छोटा गुणज बताना है, यानी कि 13 से कटने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या बतानी है। सुन लीजिए सवाल। सवाल क्या है? 13 से कटने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। करें है ना ऐसा सवाल? जीटीओ भी कर सकते हैं और बेसिक से। सवाल यही है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, लेकिन 13 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता। ये वही पुराना सवाल है, करने का तरीका हमेशा जीटीओ है। तो अंकुर मुझे लगता है आप कर लेंगे। अंकुर उसके बाद कौन सा पूछे हैं?
हाँ 43 पूछ रहे हैं। रजनीश, क्या दिक्कत है 43 में रजनीश? रहने दीजिए, आप लोग ऐसे पूछते रहेंगे फर्जी सवाल। 43 रजनीश द्वारा पूछा गया है, दूसरी संख्या पूछ रहे हैं ये। लसा गुड़े मसा बराबर पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या होता है। चलिए, मुझे जो कराना है मैं पहले करवा दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग देखते रहिएगा। एकदम आसान सा ये सब क्वेश्चन है। किसी टमटम के अगले तथा पिछले पहिए की परिधि क्रमशः 7 सही 5/18 मीटर और 9 सही 4/15 मीटर है। जब वह खड़ी होती है तब दोनों पहियों के उस बिंदु को खल्ली से निशान लगा दिया जाता है जो भूमि के संपर्क में होता है। ज्ञात कीजिए कि उसे कितनी दूरी चलने के पश्चात दोनों पहियों का निशान पुनः पहिए का निशान बिंदु पुनः एक ही स्थान भूमि के संपर्क में होगा। देखिए, ये आपका एक छोटा पहिया है और ये बड़ा पहिया है। ये खल्ली से निशान लगा दीजिए, ठीक है। न्यूनतम कितनी दूरी चलने के बाद यहां ये दोनों निशान पुनः भूमि के संपर्क में आएगा, ये पूछा है। तो वो न्यूनतम दूरी क्या होगी? वो न्यूनतम दूरी क्या होगी बताइएगा? निश्चित रूप से इन दोनों पहियों की परिधियों का क्या होगी? एलसीएम। निश्चित रूप से इन दोनों पहियों की परिधियों का क्या होगी? एलसीएम। सुन लीजिएगा, देखिए ये दोनों निशान, अगर मैं बात करूं तो ये दोनों निशान जो हैं पुनः भूमि के संपर्क में कब आएंगे? जब ये एक ऐसी दूरी आगे बढ़ जाए जो दूरी इनके परिधि से क्या हो? कटे। तो कि देखिए, ये जो दूरी तय करते हैं एक चक्कर में, इनके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो इसकी परिधि के पहिए की परिधि के क्या होती है? बराबर होती है। चूंकि निशान पुनः भूमि के संपर्क में लाना है, यानी कि इनके चक्कर क्या होने चाहिए? पूर्ण होने चाहिए। चक्कर पूर्ण होने चाहिए। तो मैं लिखवा देता हूं इसके लिए, चक्कर पूर्ण तभी होगा जब एक ऐसी दूरी मिलेगी जो इनके एक चक्कर की दूरी यानी कि परिधि से क्या होगी? विभाजित होगी। तो लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी बराबर पहिए की परिधि। इसको थोड़ा क्लियर कर दूं। देखिए, ये जैसे कोई पहिया है जिसपे हमारा मार्कर चल रहा है, यही इसकी परिधि है। ये भूमि के संपर्क में है, अभी ये भूमि के संपर्क में है। ये पहिया एक ही पहिया है, ध्यान से देखिए, एक ही पहिया उठाया मैंने। ये भूमि के संपर्क में है, तो ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए, ये पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? तो एक चक्कर कैसे कंप्लीट होगा? निशान अभी ए है यहां पर, और निशान वापस से यहीं ए फिर लग जाए, भूमि के संपर्क में आ जाए। निशान अभी ए है यहां पर और वापस से निशान ए फिर से भूमि के संपर्क में आ जाए, तो बोला जाएगा कि एक चक्कर पूरा हो गया। तो ये दूरी तय हुई है एक चक्कर में, ये दूरी तय हुई है एक चक्कर में। ध्यान से देखिए, पहिया जब घूमना शुरू करेगा तो ये निशान ऊपर उठ जाएगा, फिर एक ऐसी स्थिति आएगी जब ये निशान वापस पुनः भूमि के संपर्क में आ जाएगा, तो बोला जाएगा कि पहिए का एक चक्कर हो गया। और पहिए के एक चक्कर में दूरी कितनी तय होती है? ध्यान से देखिएगा, ये जो दूरी तय हुई है वो किसके बराबर तय हुई है? पहिए की परिधि के बराबर, क्योंकि पहिए का जो बाह्य भाग है वही तो भूमि के संपर्क में चल के आ रहा है यहां तक। तो ये जो दूरी तय होती है, ये जो इसकी माप होती है, इसकी परिधि के क्या होती है? बराबर होती है। वही मैंने लिखाया है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा? पहिए की परिधि। हर एक बच्चा ध्यान देगा, पहिए की परिधि, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। दोनों पहियों के निशान पुनः भूमि के संपर्क में आने के लिए हमारी न्यूनतम दूरी ऐसी होनी चाहिए जो एक चक्कर में
तय दूरी से विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए क्योंकि यहां लिखते हैं क्योंकि, कट तो नहीं रहा है अशफाक, क्योंकि पुनः बिंदु को भूमि के संपर्क में आने के लिए पहिए के चक्कर पूर्ण होने चाहिए। पहिए के चक्कर पूर्ण होने चाहिए। ध्यान से देखिए, सब कुछ मैंने लिखा दिया यहां पर, एक एक चीज मैंने डिटेल में लिखा दी। दो पहिया है, खल्ली से निशान लगा दिया गया है जो पॉइंट भूमि के संपर्क में है। अब बताना है वो न्यूनतम दूरी क्या होगी जिसमें ये निशान पुनः भूमि के संपर्क में वापस से आ जाए। वो न्यूनतम दूरी क्या होगी ये आपको बताना है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। देखिए समझिए, तो देखिए कभी भी कोई भी निशान पहिए का भूमि के संपर्क में वापस से दोबारा कब आता है? जब ये चक्कर पूर्ण कर लेगा तभी। जैसे ये निशान ए है, ये निशान बी है, ए निशान कब फिर से ए यहां आएगा? कब यहां ए आएगा? जब इसका चक्कर पूर्ण रहेगा तभी ए यहां आएगा। भाई जब तक एक चक्कर नहीं घूमेगा ए वापस से फिर से भूमि के संपर्क में नहीं आएगा। तो चक्कर पूर्ण होने चाहिए, याद रखिएगा। तो हमें एक ऐसी दूरी चाहिए जिसमें दोनों के चक्कर पूर्ण हो। हमें एक ऐसी न्यूनतम दूरी चाहिए जिसमें दोनों के चक्कर क्या हो? पूर्ण हो। दोनों के चक्कर पूर्ण होने का मतलब बेटा, एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है? पहिए की परिधि होती है। पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी पहिए की परिधि होती है। ध्यान से देखिएगा। तो चक्कर पूर्ण होने का मतलब बताइए, दूरी हमारी एक ऐसी होगी जो एक चक्कर की दूरी अर्थात पहिए की परिधि से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें एक पहिया नहीं है, दो पहिया है, तो दोनों पहिए की परिधि से वो दूरी डिवाइड होनी चाहिए, तभी इनके चक्कर पूर्ण होंगे। एक के चक्कर कम होंगे, एक के चक्कर कम होंगे, एक के चक्कर ज्यादा होंगे। एक बड़ा पहिया, एक छोटा पहिया है। ये वही वाला सवाल कि तीन धावक हैं, जहां से चलना शुरू किए हैं, पुनः उसी बिंदु पर कब मिलेंगे? सवाल ये वही वाला है। इसमें क्या था? इनमें भी उसी बिंदु पर मिलने के लिए चक्कर पूर्ण होने चाहिए, और यहां भी चक्कर क्या होना चाहिए? पुनः उसी बिंदु को वापस भूमि के संपर्क में आने के लिए चक्कर क्या होने चाहिए? पूर्ण। तो पहिए का एक चक्कर मतलब पहिए की परिधि होती है। पहिए के एक चक्कर में तय की गई दूरी पहिए की परिधि होती है। ध्यान से देखिएगा, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर पहिए की परिधि। ये मैंने अलग से बता दिया आपको। अब देखिए मेन चीज लिखवा रहे हैं, दोनों पहिए के निशान पुनः भूमि के संपर्क में आने के लिए हमारी न्यूनतम दूरी ऐसी होनी चाहिए जो एक चक्कर में तय की गई दूरी से विभाजित हो जाए, क्योंकि पुनः बिंदु को भूमि के संपर्क में आने के लिए पहिए के चक्कर पूर्ण होने चाहिए। समझिएगा, चाहे एक पहिया हो चाहे दो पहिया हो, अगर उनके बिंदु को भूमि के संपर्क में लाना है वापस से, तो चक्कर क्या होने चाहिए? पूर्ण होने चाहिए। तो एक ऐसी दूरी हमारे पास हो जो इनके एक चक्कर की दूरी यानी कि इनकी परिधि से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। तो निश्चित रूप से वो दूरी कम से कम दूरी क्या होगी? इनके पहियों का एलसीएम। पहियों का क्या होगा? परिधियों का एलसीएम। पहियों के परिधियों का एलसीएम। ध्यान से देखिएगा, तो न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी? 7 सही 5/18 और 9 सही 4/15 का एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे बेटा, कितना आएगा? एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? डी वाला आंसर आ जाएगा। आप लोग 6269 सही 2/3 मीटर, ये आ रहा है। बच्चों का आंसर आया है ना? एक ही बच्चे ने आंसर दिया। एलसीएम निकाल के चेक कर लीजिए आ रहा है कि नहीं। क्लियर है सारे बच्चों को? मोबाइल दीजिए। क्लियर हो गया सबको? कुछ है नहीं अब इसमें?
कमेंट देख लूं आप लोगों का। देख लेता हूं बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं। बी आंसर दे रहे हैं बच्चे, किसी ने डी दिया था। बी क्या है? 6069 सही 2/3। बी वाला आंसर दिया है, ठीक है। रोहित कुमार डी दिए हैं, हवा में दे दिए हैं, ठीक है। चलिए संतोष कुमार बिंद, बेटा आप लोग एक ही जगह पढ़ा करिए, दो जगह नहीं, या तो लैपटॉप पे या तो मोबाइल पे पढ़ा करिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन, देख लीजिएगा 51 नंबर का सवाल है। ए, बी और सी विषयों को चुनने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। परीक्षा का आयोजन इन छात्रों के लिए किया जाना है ताकि एक ही कमरे में एक ही विषय के छात्रों को प्रवेश दिया जा सके। साथ ही प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या समान होनी चाहिए। इन सभी स्थितियों को पूरा करने के लिए किस कमरे की न्यूनतम संख्या की व्यवस्था की व्यवस्था की जानी चाहिए। देखिए ये एससीएफ का सवाल है, पीछे भी आपने किया है ऐसा, ये सब एग्जाम के हाल ही के पूछे हुए सवाल हैं। यहां पर 60, 84 और 108 छात्रों को कमरों में बैठाना है और बराबर बराबर संख्या में बैठाना है। ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर वो बराबर बराबर संख्या क्या होगी? अधिकतम होनी चाहिए, और वो अधिकतम संख्या निश्चित रूप से 60 को, 84 को और 108 को क्या करेगी? काटेगी। इसी का बंटवारा करना था, 60 छात्रों का, 84 छात्रों का और 108 छात्रों का बराबर बराबर बंटवारा करना है, समझिएगा। तो इनको बैठाने के लिए कितने रूम की जरूरत है ये पूछा गया है। ध्यान से देखिए, ए बी सी 3 विषय चुनने वाले छात्र हैं। ए को चुनने वाले 60, बी को चुनने वाले 84 और सी को चुनने वाले 108 छात्र हैं। इनको कमरों में बैठाना है, सेट करना है और बराबर बराबर संख्या में छात्रों को बैठाना है। तो बंटवारा ही तो किया जाएगा, 60, 84 और 108 का बंटवारा इनका होना है, यानी कि एससीएफ लेना है। चूंकि कमरों की संख्या न्यूनतम पूछा है, इसलिए छात्रों की संख्या उसमें क्या होनी चाहिए? अधिकतम होनी चाहिए। तो ऐसा पीछे भी कई सारा सवाल किए, बस भाषा आपकी बदल गई है, यहां पर काम वही करना है। इसका एससीएफ लेंगे कितना आ जाएगा बताइए? 60, 84 और 108 का अगर एससीएफ ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 6 से कट रहा है, 6 से कटता हुआ आराम से दिखाई दे रहा है। ये भी 6 से कट रहा है और ये 6 से कट रहा है, हाँ ये भी 6 से कट रहा है, ये 6 से कट रहा है, हाँ 6 से ये भी कट रहा है, और किसी से ये नहीं कटेगा। आप ध्यान से देखिए, 12 से भी कट रहा है, सॉरी 12, 60, 84 और 108 कट रहा है, तो एससीएफ क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब कोई नहीं होगा, 6 नहीं, 6 तो छोटी संख्या हो जाएगी, इसको मैक्सिमम रखना है, तो एससीएफ आपका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो कमरों की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी? कमरों की न्यूनतम संख्या कैसे पता चलेगा? 60 छात्रों के लिए कितने कमरे चाहिए? 60/12। 84 छात्रों के लिए कितने कमरे चाहिए? 84/12। और फिर 108 छात्रों के लिए कितने कमरे चाहिए? 108/12। तो यहां पर कितने कमरे हो गए बताइए? 5 कमरे, यहां पर 7 कमरे और यहां 9 कमरे। कितना आया? 21 आ गया। 21 कमरों की न्यूनतम 21 कमरों की जरूरत है। ऐसा सवाल आपने पीछे भी कर रखा है, ठीक है। ऐसा सवाल सब किया हुआ है आपने, ऐसे प्रश्नों को करा है आपने पहले। आ जाइए, अब इसके बाद है आपका 54 नंबर का सवाल 54। लगाइए 54, और सब आपको करना है। अब चौवन लग गया 54। ये देखिए आजकल का फैशन है, ये संख्या पूछता है। अब ये नहीं पूछता कि प्रत्येक कमरे में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, ये नहीं पूछता। प्रत्येक कमरे में मैक्सिमम 12 छात्र आ सकते हैं, वहां से कमरों की न्यूनतम संख्या पूछा है।
तो भाग देके ऐसे जोड़ना पड़ेगा, जैसे पीछे आपने सीएल में भी क्वेश्चन किया था कितने केन यहां प्रयोग होंगे दूध को भरने के लिए, तो उसी तरीके का ये भी सवाल है। तो ये सब आजकल पूछे गए हैं, ये सब हाल ही के पूछे हुए सवाल हैं टीयर 1 टीयर 2 के। चलिए देखिए, दो संख्याएं ऐसी हैं कि बोल रखा है कि ए बड़ा है बी से, फिर बोला है ए और बी का जो एचसीएफ है वो क्या है, एच है, और फिर ए और बी का जो एलसीएम है वो क्या है, आपका 1 है। तो पूछा गया है बी का ए माइनस बी और बी का एलसीएम क्या होगा। देखिए, इस सवाल को करने के लिए, ऐसा सवाल जब आपके सामने आ जाए, बहुत अच्छा सवाल है, हाल ही का पूछा हुआ सवाल है ये सीजीएल का, अगर ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो आपको ऐसे सवालों में कोई वैल्यू मान लेनी होती है। बोला है ना कि ए बड़ा है बी से, और इसको भी ध्यान रखना है एलसीएम 1 है। बेटा एलसीएम 1 तब हो सकता है जब पक्का फिगर कोई भिन्न में उठाया जाए। फिगर किस में उठाया जा रहा हो, भिन्न में उठाया जा रहा हो। तो अगर मैं इसको a बराबर 3 ले लूं और b बराबर 1/3 ले लूं तो किसी को प्रॉब्लम है? आप कोई भी और भी संख्या मान सकते हैं, ये मान लिया हमने, ये मान लिया, माना। तो अब देखिएगा इसका एचसीएफ जो आएगा, ए बी का एचसीएफ जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, तो कितना आएगा, 1/3 आएगा। सही है बेटा, 3 और 1/3 का एचसीएफ कितना आएगा, एफ है ये, एचसीएफ कितना आएगा, 1/3 आएगा। और ए और बी का एलसीएम निकाला जाएगा तो निश्चित रूप से 1 ही आएगा, आएगा ना 1। हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब आपसे बोला गया है कि बताइए ए माइनस बी और बी का एलसीएम, तो ए माइनस बी का मतलब 3 - 1/3 कितना हो जाएगा, बताइएगा कितना हो रहा है, 3 3 के 9, 8/3, और बी की वैल्यू क्या है, 1/3। इसका एलसीएम चाहिए, एलसीएम। तो ऊपर वाले का लौसा, नीचे वाले का मौसा, तो ऊपर वाले का लौसा कितना हो जाएगा, 8, और नीचे वाले का मौसा कितना, 3 हो जाएगा। 8/3 आ रहा है एलसीएम, 8/3 एलसीएम आ रहा है। आप तुरंत जीटीओ हो लेंगे किसमें आपका आंसर 8/3 आ रहा है, जीटीओ हो लीजिए, जीटीओ होंगे। तो ये तो 1 है, गलत हो गया। बी वाला उठाएंगे तो ए माइनस बी और इंटू बी, तो ए माइनस बी इंटू बी यानी कि 8/3 गुणे 1/3, ये कितना आ जाएगा, ये 8/9 आ जाएगा, ये भी गलत हो गया। सी वाला चेक करेंगे, ए माइनस बी इंटू बी और बाई एच, तो ए माइनस बी की वैल्यू 8/3 आ रही है, गुणे बी की वैल्यू 1/3, कितना आ गया बताइए, ये आ गया 8/9, और ये एच की वैल्यू कितनी आई है, यही तो एच है, यही तो बेटा एच है, ध्यान दीजिएगा, यही एच है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/3। तो 8/3/1/3 कितना आया, 8/3। 8/9/1/3 कितना आ गया, 8/3, यानी कि यही आंसर क्या है, सही है। डी को चेक करेंगे तो एच ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये भी मैच नहीं किया। ठीक है, तो आंसर कौन सा दिखाई दे रहा है, सी वाला। आप कोई जरूरी नहीं है कि यही संख्या लें, आप कोई भी ऐसी संख्या ले लीजिए जिसमें ए बड़ा है बी से, लेकिन एलसीएम 1 आना चाहिए। दिमाग तुरंत आपका काम करना चाहिए, एलसीएम 1 आया है, इसका मतलब कोई फिगर पक्का किसमें लिया गया है, फ्रैक्शन में लिया गया है, तभी ये 1 वाली स्थिति हो सकती है, तभी ये 1 वाली स्थिति हो सकती है कि भिन्न रहेगा, तभी ऊपर वालों का लसा लेंगे और नीचे वालों का क्या ले लेंगे, मासा ले लेंगे। तो नीचे वालों का मासा 1 आ जाना चाहिए। हो गया काम इस तरीके से, मान रख के इस क्वेश्चन को करेंगे, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। चलिए अब 56 नंबर, 55 56 57 आप लोग आंसर करिए, 55 56 57 आप लोग आंसर करिए। अब कोई सवाल पूछने लायक है नहीं यहां पर, आप करिए 55 56 57। हाँ, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूं, उस पर आप लोग क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। किसी का कोई सवाल है तो 91 40 85 35 45 ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। किसका है, मेरा ही नंबर है। इस पे अभी अभी हैशटैग विशाल तुरंत मैसेज किए हैं कि सर इंडिविजुअल का टाइम चेंज हो गया क्या, तो मैं ये रिप्लाई करने के लिए हूं क्या व्हाट्सएप पे, विशाल हैशटैग विशाल, आप होंगे क्लास में। आप खुद ही सोचिए कितना मूर्खतापूर्ण सवाल आप व्हाट्सएप पे आके पूछें। और बेटा ये आपकी दिक्कत नहीं है, ये
सैकड़ों हजारों लोग होते हैं जो इस तरीके के क्वेश्चन उल्टे सीधे पूछते हैं आकर। कोई नमस्ते आके करके चला जाएगा, और सर कैसे हैं सर, ये काम सर वो काम, जेन्युइन चीजें पूछा करिए। मैंने नंबर अपना दे दिया तो इसका क्या मतलब कि आप उसका मिसयूज करेंगे। टेलीग्राम पे सूचनाएं डाली जाती हैं कि बैच कब चलने वाला है या लेट है तो कब चलेगा, टेलीग्राम पे सूचनाएं डाली जाती हैं। उसके लिए किसी भी प्रकार से ऑफिस से नंबर पे आप संपर्क नहीं करेंगे, मेरे नंबर पे कोई मैसेज नहीं करेंगे। चलिए, तो विशाल आपकी पहली गलती थी इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। आकाश, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ हाँ हाँ, खल्ली क्या होता है? अच्छा, चौक बेटा, चौक। खल्ली मतलब चौक, वो शाम पट पे जिससे लिखा जाता है, वो जो वाइट वाइट सा होता है चौक, उसी को खल्ली कहते हैं। खल्ली से निशान लगा दिया, ठीक है। सब आंसर दे रहे हैं, और लोग फटाफट आंसर करिए, और लोग फटाफट आंसर करिए तेजी से। हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। हरि प्रकाश ने आंसर दिया, शिवांश रॉक स्टार ने आंसर दिया। सर जी खल्ली क्या होता बता दिया मैंने आपको। खल्ली मतलब चौक, हमें लगा कि आप लोग समझ रहे होंगे। कौन मैसेज का जवाब नहीं देता? बहुत सारी शिकायतें हैं। कल हम कई लोगों का मैसेज रिप्लाई नहीं किए, बहुत मैसेज आ गए अचानक से। कल मैंने नंबर अपना सबको डिस्क्लोज कर दिया, तो बच्चे तुरंत, अब क्या, अब तो उनको मिल गया निशाना कहाँ टारगेट करना है, इसलिए हमारा मूड खराब हो गया। बहुत बहुत सारे मैसेजेस आ गए, सर ये आप ही का नंबर है। मेरे बताने के बाद भी बच्चे कह रहे हैं सर ये आप ही का नंबर है ना। अब बताइए कैसे रिप्लाई करूं मैं? क्वेश्चन दीजिए। क्या क्वेश्चन दे ऋतिक पांडे? सुनिए देवराज, आपके जो भी क्वेश्चन है एग्जैक्टली जो सवाल है एग्जैक्टली उठा के दीजिए। आपका सवाल ही गलत है। 3 घंटे में कब बजेंगी, सॉल्व दिस क्वेश्चन। 3 घंटे में एक साथ कब बजेंगी, ये कोई सवाल थोड़ी हुआ। 3 घंटे में एक साथ कब बजेंगी, कितनी बार बजेंगी, ये सवाल है। 3 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी, ये सवाल होना चाहिए आपका, ठीक है। और ये पहले कई बार कराया जा चुका है, ये क्वेश्चन कई बार सीएल में कराया गया है। देवराज, देवराज 3 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी, ये सवाल होता है आपका। एलसीएम लेकर देखेंगे कि कब एक साथ बजेंगी, 3 घंटे में उससे भाग करेंगे और एक बढ़ाकर बता देंगे। आ गया समझ में? ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन स्क्रीन टचर चेंज करवाइए, क्वेश्चन चेंज करिए बाबू। बच्चों का आंसर आ गया 55 का, 56 लगवाइए, अब 57 लगा दीजिए। चलिए चलिए समाप्त हो गया। 2 सवाल आपके दांतेदार पहिए वाले हैं, वो यहां कराने का मतलब नहीं है, मिक्स्ड प्रोपोर्शन में करा दूंगा कल। अच्छा नहीं, मिक्स प्रोपोर्शन क्या, उसको करवा देता हूं मैं, मिक्स प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में अलग से, ठीक है। इस क्लास में रहने दीजिए, उसको कल टेस्ट पेपर में अलग से सॉल्विंग दे देते हैं, हम आपको करवा देते हैं। कल टेस्ट होगा इसका, कल नया बैच भी है और कल टेस्ट भी होगा इसका। आज क्लास इतनी ही चलेगी क्योंकि चीजें समाप्त हो चुकी हैं, आप चीजों को ओरल रिवाइज करिए। थैंक यू।